आज हम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर की क्लास। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर हैं, यानी आ से लेके अंग तक सबको स्वर माना जाता है। वर्णमाला के स्वर जो हैं केवल 11 ही हैं। अंग और आह को इसमें नहीं गिना जाता है क्योंकि ये अयोगबहा होते हैं। अयोगबहा मतलब आ के योग से बने वर्ण। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर जो छोटे स्वर होते हैं, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जो बड़ा, लघु यानी कि एक है और दीर्घ यानी कि आ प्लस आ, यानी कि 2 आ मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। स्वरों का वर्गीकरण केवल 11 स्वरों में ही किया जाता है। आ से लेके औ तक ही इनका किया जाता है। अंग और आहा को वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये अगर व्यंजन में पहुंचेंगे तो व्यंजन का भी काम करते हैं और स्वर में पहुंचते हैं तो स्वर का भी काम करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मूल स्वर कौन से होते हैं, जिनके जो मूल रूप से आए हुए होते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं, जो मूल रूप से आए हुए हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ये क्या है, मूल स्वर हैं। ऐसे ही दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। दीर्घ स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल दीर्घ। मूल दीर्घ यानी कि जो मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं, या सजातीय। सजातीय का मतलब भी वही होता है, एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। विजातीय जो 2 अलग अलग जातियों के स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे आ का निर्माण कैसे होता है, आ प्लस अ मिलकर बनेगा तो आ बनेगा, यानी कि एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए सजातीय। सजातीय स्वर को सवर्ण भी कहते हैं। विजातीय यानी कि जैसे ए के लिए हम कहेंगे आ और प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए, यानी कि दोनों अलग अलग जाति के स्वर वर्णों से मिलकर बना ये वर्ण है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विजातीय स्वर। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पहले क्या होता है, प्लुप्त स्वर को भी प्लुप्त स्वर के नाम से पढ़ते थे, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, जिसकी मात्रा इस तरीके से लगती है जैसे किसी का नाम पुकारने में। लेकिन ये हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना जाता है, प्लुप्त स्वर नहीं है, स्वर नहीं है ये क्योंकि ये प्लुप्त चिन्ह है ना कि स्वर है, इसलिए इसको हम हिंदी वर्णमाला में नहीं पढ़ते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जीभ का अग्रभाग प्रयोग में आता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये कौन से होते हैं, ई, ए और री, ये अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं, ये सिर्फ एक ही होता है, अ। पश्च स्वर जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे इसमें आ गया आ, उ, ओ और औ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। व्रत का मतलब होता है गोला, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें व्रतमुखी कहते हैं, और जिसमें गोलाकार नहीं होते वो आवृतमुखी कहलाते हैं। मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। विवृत स्वर जिन के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है। अर्धविवृत जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है। समृत जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। अर्धसमृत जिनके उच्चारण में मुंह लगभग आधा बंद रहता है। नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्नुनासिक, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है वो कौन से होते हैं, अनुनासिक। यानी हम अगर इसमें कंफ्यूज भी होते हैं तो हम बोलकर देख सकते हैं, जैसे अंग हम बोलते हैं तो नाक से बोला जाता है, इसलिए क्या है, ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, यानी कि अनुनासिक, और हम इसको अनुनासिक ही बोलते हैं। मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है यानी कि अनुनासिक, और जिसमें केवल मुंह से हवा निकले वो निर्नुनासिक होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। आ बोला जाता है कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से और री मूर्धन्य से। इन दोनों को याद करने के लिए हमें इनका याद होना जरूरी होता है। जैसे हमें पता है एक आय से बनता है आ और ई से, इसलिए आ और ई के उच्चारण स्थान को मिलाकर हम ए का उच्चारण स्थान बना सकते हैं। जैसे आ का है कंठ और ई का है तालु, यानी कि कंठ तालव्य। ए का क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। इसी तरीके से ओ और औ का क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ।
इसको याद करने के लिए हम कर सकते हैं KTHM, KTHM, इसको याद कर सकते हैं KTHM, स्वरों का उच्चारण स्थान KTHM, स्वरों का उच्चारण स्थान KTHM। इस तरीके से हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, के यानी आ का कंठ हो गया, फिर हमने टी बोला यानी कि ई का हो गया, एच बोला यानी कि ऊ का हो गया, एम बोला यानी कि मूर्धन्य का हो गया, सॉरी री का हो गया। इस तरीके से हमने आज स्वर की क्लास को कंप्लीट कर लिया है।